गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इज विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन उसको सीख रहे हैं और अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने जो थियोरी के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन सभी टॉपिकों को सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसे याद कर लिया होगा। आज जो हम सीखने वाले हैं वो जो प्रश्न आता है इस चैप्टर में से उसके लिए जो आवश्यक प्रविष्टियां हैं, रोज नामचा है, जो ऐसे तो आपकी बुक में 8 से 10 रोज नामचा दिया है, लेकिन हम 4 रोज नामचा के माध्यम से उसे आसानी से सीखेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेढ़ी के विसर्जन से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां, वो हम सीखने वाले हैं। लेकिन थियरी में जो हमने टॉपिकों को सीख लिया है, तो आज एक लास्ट बार मैं फिर से चाहूँगा कि आपको वो 6 टॉपिक का अच्छी तरह से रिवीजन करवा दूँ। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना 3 से 4 मिनट लगातार सुनिए, तो शायद आपका अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से आधे बच्चे वीडियो को अच्छी तरह से देखते नहीं हैं। दोस्तों, ये जो रिवीजन मैं करवाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करवाता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि थियोरी को भी अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे, सुनेंगे, तो उसे भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि 3 से 4 बार मैं आपको रिपीट करूँ तो थोड़ा आपको बोरिंग लगे, लेकिन मैं आपका ही काम आपको करवा रहा हूँ। यानी याद करना आपका काम है, मैंने पढ़ा दिया, याद कर लेना आपका काम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लेक्चर में ही आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। इसके लिए फिर से एक बार लास्ट टाइम आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूँ उन 6 टॉपिकों का बारी बारी से। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक था दोस्तों साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बीच अंतर। उसमें अलग अलग अंतर के 6 मुद्दे थे। सबसे पहला मुद्दा था अर्थ, कि किसे कहते हैं साझेदारी का विसर्जन और किसे कहते हैं पेढ़ी का विसर्जन। तो साझेदारी के पुनर्गठन को ही साझेदारी का विसर्जन कहते हैं, और पेढ़ी का धंधा और कामकाज हमेशा के लिए कानूनी रूप से बंद कर दिया जाए तो उसे हम पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। दूसरा मुद्दा था पेढ़ी का अस्तित्व। साझेदारी के विसर्जन में पेढ़ी का अस्तित्व चालू रहता है, जबकि पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी के अस्तित्व का अंत आता है। फिर उसी की तरह था हिसाबी चौपड़े। तीसरा नंबर का मुद्दा था हिसाबी चौपड़े। साझेदारी के विसर्जन के समय सभी हिसाबी चौपड़े चालू रहते हैं, जबकि पेढ़ी के विसर्जन के समय सभी हिसाबी चौपड़े बंद कर दिए जाते हैं। चौथा टॉपिक था दोस्तों हिसाबों का निपटारा। साझेदारी के विसर्जन के समय हिसाबों का निपटारा करने के लिए पेढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता खोला जाता है, जबकि पेढ़ी के विसर्जन के समय सभी हिसाबों का निपटारा करने के लिए पेढ़ी की बही में वसूली खाता खोला जाता है। पांचवा मुद्दा था दोस्तों अदालत का हस्तक्षेप। साझेदारी के विसर्जन में अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि पेढ़ी के विसर्जन में अदालत का हस्तक्षेप हो सकता है। और छठा और आखिरी मुद्दा था दोस्तों असर। साझेदारी का विसर्जन होने से पेढ़ी का विसर्जन हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन पेढ़ी का विसर्जन होने पर साझेदारी का अंत अपने आप हो जाता है। तो ये पहला थियोरी का टॉपिक था। दूसरा टॉपिक जो था वो विसर्जन की पद्धति, यानी पहली पद्धति विसर्जन की, सामान्य विसर्जन की पद्धति। सामान्य या स्वैच्छिक विसर्जन की पद्धति, या उसी को कह सकते हैं अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन। उसके 5 अलग अलग टॉपिक थे दोस्तों। पहला था सर्वसम्मति से, 2 क वाला करार द्वारा और कानून द्वारा, 2 न वाला निश्चित घटना द्वारा और नोटिस द्वारा। सर्वसम्मति एक लाइन बोल लिखना है, उसमें सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। दूसरा था करार द्वारा, साझेदारों के बीच कोई लिखित करार हुआ होगा तो करार के शर्तों के अनुसार पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। कानून द्वारा, उसके अंदर 2 मुद्दे थे कि सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए तब पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। और दूसरा मुद्दा था कि पेढ़ी का धंधा चलाना गैर कानूनी बने तब पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। उसके बाद निश्चित घटना द्वारा, उसमें भी 2 मुद्दे थे, उद्देश्यपूर्ण होने पर और अवधिपूर्ण होने पर। उसमें उद्देश्यपूर्ण होने पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि पेढ़ी जिस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है वो उद्देश्यपूर्ण होने पर पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। अवधिपूर्ण होने पर भी आप वैसा ही सेम टू सेम लाइन लिख सकते हैं कि पेढ़ी जिस समय काल के लिए, जिस अवधि के लिए शुरू की गई है वो अवधिपूर्ण होने पर पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। उसके बाद नोटिस द्वारा, साझेदारों में से सभी साझेदार या कोई एक साझेदार लिखित नोटिस देकर पेढ़ी का विसर्जन करवा सकता है। उसके बाद था तीसरा टॉपिक आपका अदालत के आदेश द्वारा या अदालत द्वारा पेढ़ी का विसर्जन। उसके अंदर 7 मुद्दे थे। वो 7 मुद्दे से लिखने से पहले आपको 2 लाइन लिखना था कि जब कोई साझेदार पेढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में अदालत में आवेदन करे तब अदालत निम्नलिखित संयोगों में पेढ़ी के विसर्जन करने का आदेश दे सकता है।
और उसकी अलग अलग 7 टॉपिक थे, जिसमें से 1 से लेकर 5 तक एक कॉमन वर्ड बताया था मैंने आपको। जब कोई साझेदार, पहला, जब कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो। दूसरा, जब कोई साझेदार पेढ़ी में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ बनता हो। तीसरा, जब कोई साझेदार पेढ़ी के हित के विरुद्ध का कार्य करता हो। चौथा, जब कोई साझेदार पेढ़ी के नियमों को इरादापूर्वक यानी जानबूझकर बार बार भंग करता हो। पांचवा, जब कोई साझेदार पेढ़ी में से अपने भाग की संपत्ति अन्य साझेदारों की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्षकार को बेच देता हो तब। छठा, पेढ़ी लगातार हानि कर रही हो और भविष्य में भी उसे हानि ही होने वाला हो, यानी हानि के सिवाय धंधा चलने वाला न हो तब। और सातवां, अदालत को किसी अन्य संयोगों में भी योग्य लगने पर अदालत जो है वो पेढ़ी के विसर्जन का आदेश दे सकती है। उसके बाद चौथा टॉपिक था पेढ़ी के विसर्जन के संबंध में कानूनी एवं अन्य प्रावधान। उसमें पहला था पेढ़ी के हानि के संदर्भ में, यानी पेढ़ी को हानि होगा तो उसे हम कैसे अप्लिकित करेंगे। तो उसमें 3 टॉपिक थे, भूतकाल के लाभ में से, साझेदारों के पूंजी खाते की रकम में से, और उससे भी अगर वो भी पर्याप्त न हो तो हानि के रूप में साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा और साझेदार अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर उसका भुगतान करेंगे। दूसरा था पेढ़ी का ऋण और साझेदारों का निजी ऋण। उसमें भी इजी था, पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पेढ़ी के संपत्तियों का उपयोग होता है और साझेदार का निजी ऋण चुकाने के लिए साझेदार की निजी संपत्तियों का उपयोग होता है। लेकिन साझेदारों की जिम्मेदारी अमर्यादित होने के कारण यदि पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पेढ़ी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो साझेदार का निजी ऋण चुकाने के बाद उसकी बची हुई संपत्तियों का उपयोग पेढ़ी का ऋण चुकाने में हो सकता है। उसी तरह से पेढ़ी का ऋण चुकाने के बाद बची हुई उसके भाग की संपत्ति का उपयोग वो अपने निजी ऋण चुकाने में भी कर सकता है। उसके बाद साझेदार द्वारा पेढ़ी को दी गई लोन, अगर किसी साझेदार ने पेढ़ी को लोन दिया होगा तो उसका भुगतान कैसे होगा। तो सब पेढ़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा, उसके बाद तीसरे पक्षकार का दायित्व चुकाया जाएगा और उसके बाद साझेदार के लोन की रकम का भुगतान किया जाएगा। अगर 2 या उससे अधिक साझेदार ने लोन दिया होगा और पेढ़ी के पास पर्याप्त रकम नहीं है तो उस लोन का प्रमाणसर भुगतान किया जाएगा, यानी उनके लोन के अनुपात में भुगतान किया जाएगा। साझेदार की पत्नी द्वारा दिया गया लोन, साझेदार की पत्नी ने अपने स्त्री धन में से अगर पेढ़ी को लोन दिया होगा तो उस लोन को तीसरे पक्षकार के दायित्व की तरह ही भुगतान किया जाएगा, यानी साझेदार के लोन से पहले भुगतान किया जाएगा। फिर था साझेदारों की जिम्मेदारी। पेढ़ी के साझेदारों की जिम्मेदारी अमर्यादित होती है, अर्थात पेढ़ी का कोई साझेदार दिवालिया होता है तो उसके बदले की उसके हिस्से की जिम्मेदारी बाकी के सक्षम साझेदारों पर आ जाती है। उसके बाद था पेढ़ी के संपत्तियों के उपज का वितरण, यानी पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी के संपत्तियों को बेचने के बाद जो रकम मिलती है उसका वितरण किस प्रकार से होता है। तो उसमें सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाया जाता है, उसके बाद रकम बचता है तो तीसरे पक्षकार का दायित्व चुकाया जाता है, उसके बाद साझेदार के लोन की रकम का भुगतान होता है, उसके बाद अगर रकम बचता है तो साझेदार के पूंजी खाते और चालू खाते की रकम वापस करते हैं, और फिर भी अगर रकम बचता है तो साझेदार आपस में लाभ हानि के प्रमाण में लाभ के रूप में बांट लेते हैं। तो ये चौथा टॉपिक था। 5वां टॉपिक था वसूली खाते पर टिप्पणी लिखी। उसके अलग अलग मैंने 6 पॉइंट बना दिया था। सबसे पहला मुद्दा था अर्थ। पेढ़ी के विसर्जन के समय सभी संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम वसूली खाता कहते हैं। पेढ़ी के विसर्जन के समय सभी संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम वसूली खाता कहते हैं। दूसरा, उसे किस नाम से जानते हैं तो दूसरे टॉपिक में बताया था वसूली खाते का दूसरा नाम संपादन खाता या माल मिलकत निकाल खाते के नाम से भी उसे जानते हैं। तीसरा, उसमें लेखा कैसे करते हैं तो सभी संपत्तियों का खाता बंद करके वसूली खाते के उधार में और सभी दायित्वों का खाता बंद करके वसूली खाते के जमा में लिखते हैं। चौथा, संपत्तियों का निकाल कैसे करते हैं तो सभी संपत्तियों की उपज रोकड़ खाते के उधार में और वसूली खाते के जमा में दर्शाते हैं। उसी तरह से 5वां, दायित्वों का निकाल कैसे करते हैं तो सभी दायित्वों के भुगतान की रकम वसूली खाते के उधार में और रोकड़ खाते के जमा में दर्शाते हैं। और उसी से संबंधित आज रोजनामचा भी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वाला कि वसूली खाता हम बंद करके उसके लाभ या हानि की रकम को हम साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते ले जाते हैं। ये 5 टॉपिक हो गया। छठा और लास्ट टॉपिक वसूली खाते की प्रथम पद्धति और दूसरे पद्धति में अंतर। उसमें 3 ही टॉपिक था, अर्थ, संपत्ति का निपटारा, दायित्व का निपटारा। तो अर्थ में बताया गया था पहले में कि वसूली खाता रखने की जिस पद्धति में सभी संपत्तियों और दायित्वों का खाता एक साथ बंद करके वसूली खाते ले जाते हैं उसे हम वसूली खाते की प्रथम पद्धति कहते हैं, जबकि जिसमें सभी संपत्तियों और दायित्वों का अलग अलग खाता तैयार किया जाता है उसे हम वसूली खाते की दूसरी पद्धति कहते हैं। संपत्ति का निपटारा, सभी संपत्तियों की उपज एक साथ वसूली खाते में दर्शाया जाता है प्रथम पद्धति में, जबकि दूसरी पद्धति में संपत्तियों की उपज से होने वाले लाभ या हानि की रकम को ही वसूली खाते ले जाया जाता है। तीसरा, दायित्वों का निपटारा, ठीक दूसरे की तरह ही सभी दायित्वों की भुगतान की रकम एक साथ वसूली खाते के जमा में दर्शाया जाता है।
वसूली खाते के उधार में दर्शाया जाता है, जबकि उसके दायित्व से दूसरी पद्धति में दायित्व के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि की रकम को ही वसूली खाते ले जाते हैं। तो ये 6 महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आएगा और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में इन 6 में से एक टॉपिक कन्फर्म पूछा ही जाता है। अब आज का टॉपिक दोस्तों, पेढ़ी के विसर्जन के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां। तो सबसे पहला संपत्तियों का खाता बंद करके, सबसे पहला मुद्दा है उसमें दोस्तों, सभी संपत्तियों का खाता बंद करने पर या संपत्ति का खाता बंद करके वसूली खाते ले जाने पर। अब हम इसको दोस्तों तरीके से याद करेंगे, सिस्टम से याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। कैसे सिस्टम से याद करेंगे? तो आपको याद है कि खाता बंद करने समय कैसी प्रविष्टि होती है? उल्टी प्रविष्टि होती है। तो संपत्ति हमेशा क्या होता है? उधार होता है। खाता बंद करने पर क्या होगा? जमा होगा। और संपत्ति जमा होगा तो आपको मालूम ही है कि हम विसर्जन के संबंध में प्रविष्टि लिख रहे हैं तो हर रोजनामचा में वसूली खाते का नाम आएगा ही। जिस तरह से पाठ 4 में पुनः मूल्यांकन का नाम आता था, उसी तरह से पाठ 7 में हर रोजनामचा में वसूली खाते का नाम तो आएगा ही। तो अगर हम संपत्ति का खाता बंद करेंगे तो खाता बंद करने पर उल्टी प्रविष्टि होती है, यानी संपत्ति उधार होता है तो संपत्ति क्या होगा? आज जमा होगा। और संपत्ति जमा होगा तो वसूली खाता क्या होगा? उधार होगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा दोस्तों? वसूली खाते उधार संपत्ति, कोष्टक में उसका नाम लिख रहा हूं, यानी जो भी उसका नाम होगा उस नाम खाते का। यानी अगर मकान का खाता बंद कर रहे हैं तो वसूली खाता उधार मकान खाते का, वसूली खाता उधार मकान खाते का। यंत्र का खाता बंद कर रहे हैं तो वसूली खाता उधार यंत्र खाते का। फर्नीचर का खाता बंद कर रहे हैं तो वसूली खाते उधार फर्नीचर खाते का। उसी तरह से दूसरा, सभी दायित्वों का खाता बंद करने पर, सभी दायित्वों का खाता बंद करने पर। अब दायित्व का खाता बंद करेंगे दोस्तों तब क्या रोजनामचा होगा? दायित्व की कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी होती है। खाता बंद करते समय उल्टा होगा, यानी दायित्व जमा होता है तो आज क्या होगा दोस्तों? उधार। तो दायित्व, संबंधित दायित्व, यानी दायित्व कोष्टक में उसका नाम, जो भी उसका नाम होगा, लेनदार, देनी हुंडी, प्रोविडेंट फंड, जो भी नाम होगा उसका खाता उधार। जैसे मान लीजिए लेनदार का खाता बंद करें तो लेनदार खाता उधार। अब वसूली खाते का कौन सी कीमत पर? वही कीमत पर, यानी जो कीमत सकल तलपट में या पक्की तलपट में आपको दिया होगा उसी कीमत पर बंद करते समय लेखा होगा। अब जानबूझकर मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप उसको तीसरा नंबर दीजिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तीसरे का ए और तीसरे का बी, इसका मैं इस तरफ लिखूंगा, चौथे का ए और चौथे का बी। क्रॉस करने का मतलब यही है दोस्तों, आपको समझाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। अब संपत्ति का हमने खाता बंद करके वसूली खाते क्यों ले गए हैं? संपत्ति को बेचने के लिए ले गए हैं। संपत्ति को हम क्या करेंगे? बेचेंगे। तो अगर संपत्ति को बेचेंगे तो उस समय रोकड़ मिले, ए संपत्ति की उपज रोकड़ में मिले, संपत्ति का निकाल दो तरह से हो सकता है दोस्तों, या तो संपत्ति का रोकड़ मिलेगा या हो सकता है तो संपत्ति को कोई साझेदार ले जाएगा। यानी संपत्ति का खाता बंद करके हम वसूली खाते क्यों ले गए हैं? उसका उपज करने के लिए, उसका निकाल करने के लिए। तो संपत्ति का निकाल, निपटारा दो तरह से हो सकता है, या तो उसका रोकड़ मिलेगा हमें या तो कोई साझेदार ले जाएगा। साझेदार ले जाएगा तो उसके पूंजी में से उतना कम कर देंगे तो उसका रोजनामचा अलग तरह से होगा। और दूसरा, यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए किया है क्योंकि इसकी क्रॉस एंट्री होगी, यहाँ वसूली उधार है तो उसका निकाल करते समय वसूली क्या होगा दोस्तों? जमा होगा। तो अगर हमें संपत्ति, और दूसरी तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, दूसरा भी आसान तरीका ये है कि संपत्ति की उपज रोकड़ मिले। रोकड़ मिलेगा दोस्तों तो क्या होगा? रोकड़ आएगा, और आए तो उधार, यानी रोकड़ खाता उधार, और रोकड़ उधार मतलब वसूली क्या होगा? जमा होगा। रोकड़ खाते उधार वसूली खाते का कितना? तो जितना मिलेगा उतना। नहीं लिखा है तो जो वही कीमत है वही का वही माना जाएगा। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल कि मकान 10 लाख से बही में दर्शाया है जिसको बेचने से 12 लाख मिला। तो सबसे पहले मकान का खाता बंद करेंगे। मकान हमेशा उधार होता है तो क्या होगा? जमा होगा खाता बंद करते समय। तो रोजनामचा होगा वसूली खाता उधार मकान खाते का 10 लाख जो बही में दर्शाया गया है।
और उसको बेचने से 12 लाख मिले लिखा है मतलब रोकड़ आएगा, और नहीं तो फिर यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ वसूली उधार है तो यहाँ वसूली जमा होगा, रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता उधार, वसूली खाते का 12 लाख, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा बी ऑप्शन है, जब कोई साझेदार ले जाए, जब संपत्ति कोई साझेदार ले जाए, तो जब साझेदार ले जाएगा दोस्तों तो भी यहाँ वसूली उधार है तो यहाँ वसूली जमा ही होगा, बस रोकड़ की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते, साझेदार उसका जो भी नाम होगा के पूंजी खाते उधार वसूली खाते का, यानी निपटारा करने पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ही रोज नामचा है, वो तो मैंने उसे 2 करके लिख दिया है, बाकी आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, रोकड़ ऑब्लिक साझेदार के पूंजी खाते उधार वसूली खाते का। अगर रोकड़ मिलेगा तो रोकड़ खाते उधार वसूली खाते का, अगर साझेदार ले जाएगा तो साझेदार के पूंजी खाते उधार वसूली खाते का। प्रश्न में दिया होगा साझेदार का जो भी नाम है, अगर साझेदार का नाम दिया होगा कि महेश ले जाता है, जैसे कि 10 लाख का यंत्र है जिसे महेश 8 लाख में ले जाता है, तो पहले यंत्र का खाता बंद करेंगे, वसूली खाते उधार यंत्र खाते का 10 लाख, उसके बाद कौन ले जाता है, महेश ले जाता है, महेश लेने वाला है, महेश के पूंजी खाता उधार वसूली खाते का 8 लाख, इस तरह से कर सकते हैं। अब उसी तरह से दायित्व का निपटारा भी 2 तरह से हो सकता है, या तो दायित्व को हम रोकड़ भुगतान करेंगे या तो कोई साझेदार चुकाना स्वीकार करेगा। तो अगर दायित्व का रोकड़ भुगतान करेंगे, ए दायित्व का रोकड़ भुगतान करने पर, अब इसको 2 तरीके से यहाँ भी हम याद कर सकते हैं। पहला तरीका कि मैंने ऐसा क्रॉस किया है तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ वसूली जमा है तो यहाँ वसूली क्या होगा, उधार होगा, दोनों में, ए में भी और बी में भी वसूली उधार होगा। और दूसरा तरीका कि रोकड़ भुगतान करने पर, रोकड़ क्या होगा, आएगा कि जाएगा, तो रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ क्या होगा, जमा होगा, तो भी आप समझ सकते हैं कि रोकड़ जमा होगा तो उसके अलावा क्या नाम है, वसूली क्या होगा, उधार। तो पहला यहाँ पे रोजनामचा बन सकता है वसूली खाता उधार। आपको ऐसे क्रॉस करने के लिखने की जरूरत नहीं है, आप लाइन से लिख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरे का ए बी और चौथे का ए बी, ऐसे आप लाइन से एक पेज में सीधा लिख सकते हैं। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे क्रॉस एंट्री दिखाया है, बाकी आप लाइन से ही लिख लीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का ए, चौथे का बी, ऐसे आप एक पेज पर लाइन से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वसूली खाता उधार रोकड़ भुगतान करेंगे तो रोकड़ जाएगा, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। उसी का बी दूसरा ऑप्शन कि जब कोई साझेदार चुकाना स्वीकार करे, तो भी वसूली खाते तो उधार होगा ही, साझेदार चुकाना स्वीकार करे मतलब साझेदार देने वाला है तो साझेदार क्या हो जाएगा, जमा, यानी वसूली खाते उधार साझेदार जो भी उसका नाम होगा उसके पूंजी खाते का। कितना, तो प्रश्न में जितना दिया होगा उतना। जैसे एज ए एग्जाम्पल, लेनदार 40,000 से दर्शाया है जिसे 36,000 चुकाना है, तो अगर लेनदार का खाता बंद करेंगे तो लेनदार हमेशा क्या होता है, जमा होता है। आज क्या होगा, उधार, क्योंकि खाता बंद कर रहे हैं, लेनदार खाता उधार वसूली खाते का 40,000 और 36,000 चुकाएंगे तो वसूली खाते उधार रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का 36,000। उसी की जगह अगर ऐसा लिखा है कि लेनदार 40,000 है जिसे एक साझेदार रमेश 35,000 में चुकाना स्वीकार करता है, तो यहाँ तो वही होगा, लेनदार खाते उधार वसूली खाते का 40,000, यहाँ पे होगा वसूली खाता उधार महेश के पूंजी खाते का 35,000। इस तरह से दोस्तों ये 4 ही रोजनामचा में हम आसानी से रोजनामचा सीख लेंगे। जब सवाल आएगा तो आपको और अच्छी तरह से ये ख्याल आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, फिर हम रोजनामचा वाले जो सवाल हैं वो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।